हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। और आज बात करेंगे जर्नल के बारे में। इसके पहले वाला वीडियो ऊपर आई बटन में लिंक है और आज के वीडियो के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन किए हुए हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू जर्नल। जर्नल के बारे में सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट हर एग्जाम में जर्नल का टॉपिक नहीं पूछता है, मतलब उतना रिलेवेंट नहीं एग्जाम पर्पस के लिए, बट इट बिकम्स रिलेवेंट। व्हाई? बिकॉज इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मोस्टली जर्नल एंट्री को करेक्ट करना पड़ता है। तो करेक्ट करने के पहले आपको सबसे पहले सही एंट्री पता होनी चाहिए, और वो सही एंट्री की नॉलेज कहाँ से मिलेगी? आपको जर्नल के टॉपिक से मिलेगी। और उसके ऊपर से अभी पिछले 4 एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा है, बट आरटीपी में इसके क्वेश्चंस है, तो देयर आर चांसेस कि इंस्टीट्यूट आपको लॉलीपॉप क्वेश्चंस दे दे और आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सको। इसके लिए सारी एंट्रीज रिवाइज करना जरूरी है। तो बहुत थोड़े से टाइम में हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे आएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला यूनिट है यूनिट 1, जर्नल एंट्रीज। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले अकाउंटेंट क्या करता है? सोर्स डॉक्यूमेंट देखता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स, बैंक का स्टेटमेंट, ये सब देख के एक जर्नल एंट्री पास करता है। ये स्टेप नंबर 1 है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको देख के क्लासिफिकेशन होता है। अब क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है? लेजर के अंदर होता है, राइट। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एक पूरी शॉर्ट समरी है। ट्रायल बैलेंस से जो अकाउंट्स हैं वो या तो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और या तो फिर जाएंगे बैलेंस शीट में, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। अगर रेवेन्यू आइटम होंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर रेवेन्यू आइटम्स होंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर कैपिटल आइटम्स होंगे तो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे। ठीक। जर्नल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटेंसी। एन अकाउंटेंट एनालाइज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिल्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा. Journal is a book in which transactions are recorded for the first time in chronological manner. Chronological manner मतलब जो इवेंट पहले होगा वो पहले रिकॉर्ड होगा, और जो इवेंट बाद में होगा वो बाद में रिकॉर्ड होगा. An entry in journal book is called journal entry. जो आप एंट्रीज करते हो जर्नल बुक के अंदर उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री. इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है और 2 पार्ट होता है. हर एंट्री के अंदर एक पार्ट डेबिट होगा और एक पार्ट क्रेडिट होगा, और एक नरेशन भी होता है जिसमें आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो कि उस एंट्री का मीनिंग क्या होता है, राइट. तो 3 लाइन की एंट्री होती है. पहला होता है डेबिट लाइन, दूसरा होता है क्रेडिट लाइन, और तीसरा लास्ट नरेशन ब्रैकेट में होता है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि आप उस एंट्री में बोलना क्या चाह रहे हो इन योर ओन बेसिक वर्ड्स. ठीक है. इसके बाद स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग, कि आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे. ठीक. सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है? एनालाइज ट्रांजैक्शन एंड स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ एक्सचेंज. देखो हमने बात की थी ना कि ट्रांजैक्शन में 2 पार्ट होते हैं. इट ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सचेंज, लेना और देना साथ में लगा रहेगा. तो वैसे आप किसी भी ट्रांजैक्शन को देख के उसके 2 पार्ट्स कर सकते हो कि क्या आया और क्या गया. देखिए जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. इसके अंदर 2 पार्ट कैसे करोगे आप? कैश इज कमिंग इन एंड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी भी तो क्रिएट हो रही है ना, ऑब्लिगेशन. ठीक है, लाइबिलिटी इज क्रिएटेड. ठीक. व्हेन यू परचेज गुड्स, गुड्स कमिंग इन एंड कैश गोज आउट, राइट. अगर ये क्रेडिट में परचेस हुआ तो परचेज ऑन क्रेडिट. पहला पार्ट गुड्स कमिंग इन एंड ऑल्सो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड. फ्यूचर में पेमेंट करेंगे ना इसका, लाइबिलिटी का. और मान लीजिए जिस दिन इस लाइबिलिटी का पे ऑफ करोगे उस दिन क्या होगा? पेड वाले दिन लाइबिलिटी इज डिक्रीज्ड एंड कैश इज ऑल्सो डिक्रीज. ऐसे आप दिमाग में, ठीक है, अपने माइंड में किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट्स कर सकते हो. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन 2 पार्ट्स को हम क्लासिफाई करेंगे. इसमें करेंगे 5 टाइप की चीज़ों में. देखो आप 2 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो. पहला ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. रियल मतलब क्या होता है? एसेट्स होते हैं. पर्सनल मतलब एक पर्सन, राम, श्याम, मोहन, सोहन, आप, मैं. और आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं इसके अंदर. आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट, कंपनीज एक्सेट्रा. और नॉमिनल में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बट यहाँ पे फटाफट कोई रिवाइज करने के लिए अपन सिर्फ मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे. मॉडर्न अप्रोच के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन या अकाउंट्स 5 तरीके की चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं. पहला कौन सा होता है? एसेट, दूसरा एक्सपेंस, फिर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल.
एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। एसेट और एक्सपेंडिचर का नेचर सेम होता है और डेबिट होता है। लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है और तीनों का सेम होता है। नेचर सेम होने का मतलब देखिए, क्लासीफाई बोथ पार्ट्स इनटू AELIC, एसेट एक्सपेंस या तो फिर LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस या लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। तो इनका ओरिजिनल नेचर देखो, एसेट और एक्सपेंस का ओरिजिनल नेचर होता है डेबिट और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल का ओरिजिनल नेचर होगा क्रेडिट, राइट। तो डेबिट मतलब क्या हुआ? देखो, इसका ओरिजिनल नेचर डेबिट, तो इंक्रीज होगा ना तो आप इसको डेबिट करोगे और डिक्रीज होगा तो जस्ट उल्टा क्रेडिट करना है, राइट। और अगर लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल कुछ भी क्लासीफाई हुआ उसका ओरिजिनल नेचर होगा क्रेडिट। मीन्स इफ यू इंक्रीज दिस आइटम्स you will credit the accounts and if you decrease these items you will debit the accounts। ये एक शॉर्ट सिंपल फॉर्मूला है। अगर कोई भी नई एंट्री आती है तो आप इस फॉर्मूले से आप डेवलप कर सकते हो उस एंट्री को। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको जर्नल एंट्री एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ड्रॉ करनी है। किस तरीके से? सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, ठीक है। डेट के बाद दूसरा बड़ा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद एक पतला सा कॉलम होता है लेजर फोलियो। इसकी बात अपन कहाँ पे करेंगे? जब लेजर आएगा तब, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। इसके बाद दो कॉलम होते हैं, एक होता है डेबिट अमाउंट और दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे 10 तारीख को 10 को एक एंट्री पास करनी थी, ठीक है। किस चीज़ की एंट्री? कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल के अंदर कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? टू कैपिटल अकाउंट। और एक थर्ड लाइन में नरेशन होता है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक। ऐसा करके फिर एक पतला सा कॉलम, इसको आप ब्लैंक छोड़ दो और ये डेबिट क्रेडिट। तो जिस साइड डेबिट कर रहे हो, सपोज 1 लाख रुपए आया है तो डेबिट साइड में 1 लाख डैश, तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। फिर सेकेंड एंट्री देखो, ये क्रेडिट की एंट्री है तो डेबिट साइड में डैश डाल दो और क्रेडिट वाले कॉलम में फिल करो 1 लाख रुपए। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट जर्नल एंट्री ड्रॉ करने का। अब चलिए बारी बारी बहुत सारे एंट्रीज डिस्कस करेंगे और सारी एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं अपन। देखिए एग्जांपल 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश से, तो राम ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, राइट। तो बिजनेस को पैसा मिला, तो बिजनेस को पैसा मिला कैश, और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया बिजनेस के। दो पार्ट क्या हो गया? एक कैश आया और दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट हुई। तो कैश एसेट है, बढ़ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, यही वाला कॉन्सेप्ट। और कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, जो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। यहाँ पे मैं फॉर्मेट पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, लाइनमैन खींचने पे वो आप समझ जाओगे, राइट। इसके बाद राम स्टार्टेड बिजनेस विथ बैलेंस इन बैंक। ये दूसरी टाइप की एंट्री आ रही है ना, कंटिन्यूशन में नहीं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके पास बैलेंस ऑलरेडी था, बैंक बैलेंस 40,000, कैश था 20,000, लैंड 1 लाख एंड व्हीकल 50,000। ये सब चीज़ वो एक साथ बिजनेस में लेके आ रहा है, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले देखो ये सब एसेट्स है, तो सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इन सब चीजों को लेके एक साथ उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 40,000, 20,000, 1 लाख रुपीज एंड 50,000, और इनका टोटल 50, 60, 70, 70 प्लस 40, 110 प्लस 100, 2,10,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। इस तरीके से एंट्री होती है। नेक्स्ट, अब देखो हो सकता है कि आप जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। ये एंट्री कौन सी? ओपनिंग एंट्री की बात कर रहा है। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? जब आप ईयर 2, ईयर 3 या ईयर 4, मतलब वो साल जो स्टार्टिंग वाला साल नहीं है, उनका अगर अकाउंट स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस में एग्जिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है, उसको यहाँ पे टेक ओवर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, राइट। तो हमको क्वेश्चन में वैल्यूज दी होंगी एसेट्स की,
ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं और नीचे लाइबिलिटीज दी हुई है। तो इसको टेक ओवर कैसे करोगे? ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, मोटर बाइक डेबिट, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश डेबिट। ये सारे एसेट्स थे। अब ये कैपिटल भी लाइबिलिटी है और लोन फ्रॉम बैंक भी लाइबिलिटी है, तो इसको क्रेडिट कर दीजिए टू कैपिटल अकाउंट टू लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। इसके बाद वैल्यू 50,000 डैश 30,000 फ्रॉम द क्वेश्चन डैश 25,000 डैश 50,000 डैश 40,000 डैश 15,000 डैश, फिर कैपिटल है 1,50,000, तो कैपिटल में 1,50,000 डाल दो और लोन फ्रॉम बैंक है 60,000। आप डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल करोगे ना तो सेम आ जाएगा और यहाँ पे ओपनिंग एंट्री पास हो गए। इस तरीके से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर जब बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ वो वाले साल में जहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है एसेट एंड लाइबिलिटी, उसकी एंट्री इस तरीके से पास होती है और इस एंट्री को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है। इसको आप एक बार स्टार मार्क कर सकते हो, राइट, क्योंकि आरटीपी में क्वेश्चन है इसके। इसके बाद परचेज मशीन फॉर कैश, एक एसेट आ रही है बढ़ा दो डेबिट, एक एसेट चले जाएगी कैश, उसको कम कर दो क्रेडिट कर दो, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 और 40,000। ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई, आप एसबीआई बैंक में गए और एक अकाउंट ओपन कर दिया और अपने कैश से 25,000 वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, डेबिट करो बैंक अकाउंट को, और कैश अपना कम हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट रहेगा 25,000 डेबिट साइड डैश, फिर 25,000 क्रेडिट साइड, ठीक है। इसके बाद परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000। हमेशा याद रखना जब भी गुड्स परचेज होगा, ठीक है, गुड्स परचेज होगा, गुड्स मतलब क्या होता है? वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है, तब आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। और इसका लॉजिक अपन नॉर्मली फुल क्लासेस में करते हैं, बट अभी आप याद रख लो कि कभी भी गुड्स परचेस होगा तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। गुड्स या स्टॉक अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ये मान के चलोगे कि ये कैश में परचेज हुआ है 30,000। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम सुशांत 35,000। अब देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बट कैश के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी भी हो तो जहाँ पे नॉर्मली कैश आता था वहाँ पे हम उस पर्सन का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल परचेज तो डेबिट होगा, डेबिट, लेकिन क्रेडिट साइड में क्या होगा? सुशांत को हम क्रेडिट करेंगे, सुशांत को आप क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, ही इज बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और सुशांत के नाम से क्रिएट हो रही है, इसलिए क्रेडिट साइड में 35,000। परचेज गुड्स फ्रॉम सुशांत फॉर कैश लिखा हुआ है इस बार कि कैश ट्रांजैक्शन है, तो सेम एज पॉइंट नंबर 6, परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹40,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स 50,000। कैश हमारी इनकम होती है और इनकम जब बढ़ती है तब क्रेडिट करते हो और साथ में कैश भी तो आएगा, तो कैश अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000,
राइट। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू राहुल 60,000, राहुल को हमने गुड्स सेल किया और कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब क्रेडिट सेल है। इस बार राहुल हमारा एसेट बनेगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो हमें पेमेंट करने वाला है और इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। दोज ऑर्गेनाइजेशंस टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर्स एंड दीज डेटर्स विल पे अस मनी इन द फ्यूचर। तो राहुल का अकाउंट डेबिट करेंगे बिकॉज ही इज अवर एसेट, फ्यूचर में पैसा देगा वो। डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश 70,000। इस बार लिखा है ना कैश, तो सीधा कैश मान लो, कैश सेल। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट ₹70,000, राइट। इसके बाद पेड सैलरी। अब सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तब क्या करते हैं हम उसको ए कैटेगरी डेबिट करोगे। और कैसे पे करते हो? सैलरी को कैश देते हो ना, तो कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सैलरी ब्रैकेट में ई लिख दे रहा हूं आपके लिए, डेबिट टू कैश, ये ए है, एसेट है, अमाउंट है 10,000 रुपीज, राइट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग सैलरीज पेड। इसके बाद रेंट पेड है, ठीक है, 15,000। रेंट भी एक एक्सपेंडिचर है जिसको पे करेंगे कैश में, तो रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, सस्ता रेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो गुड्स रिटर्न टू सुशांत। गुड्स रिटर्न टू सुशांत, जिससे सामान खरीदा होगा उसी को तो वापस करोगे ना, तो ये परचेस रिटर्न है या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड है। आपके यहाँ से बाहर जा रहा है तो रिटर्न आउटवर्ड इज कॉल्ड परचेस रिटर्न। जब हमने परचेस किया था परचेस अकाउंट डेबिट हुआ था, अब परचेस रिटर्न कर रहे तो परचेस अकाउंट को कम करना है, तो जस्ट उल्टा करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सामान किसको गया? सुशांत को गया। सुशांत का अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट टू परचेज, जस्ट रिवर्स एंट्री। लेकिन परचेज के आगे आप वर्ड लगा दो रिटर्न, ताकि समझ में आए कि आपने रिवर्स एंट्री क्यों पास की है। सुशांत अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट रहेगा 5,000 रुपीज, राइट। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय राहुल वर्थ ₹7,000 सेल्स रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय राहुल वर्थ ₹7,000। सेल्स की उल्टी एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राहुल, डेबिट टू राहुल, अमाउंट है 7,000 और सेल्स रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक। इसके बाद विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000, राइट। बेसिक एंट्रीज करने के बाद अगला कॉन्सेप्ट है जर्नल के अंदर डिस्काउंट वाली एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके से उसकी एंट्री पास होती है और क्या क्या टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। डिस्काउंट मीन्स कट ऑन सेलिंग प्राइस, अलाउंस गिवन बाय द सेलर और रीबेट। मतलब अगर कोई आइटम अगर 100 की है और आप उसके जगह 80 पे करो तो 20 आपका डिस्काउंट हो गया। इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना देखते हैं। देखो डिस्काउंट है ना, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जो सबको मिल रहा है, दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा था फ्लैट 50% ऑफ, जो भी घुसेगा दुकान के अंदर सबको मिलेगा। एस्टेब्लिश फैक्ट है कि उस पीरियड में जो भी सेल्स होंगी और जिस भी कस्टमर्स को सेल्स होंगी उनको वो डिस्काउंट दिया जाएगा, राइट। जनरल डिस्काउंट सबके लिए डिस्काउंट है ये। फिक्स परसेंटेज ऑन एमआरपी, एमआरपी के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज होता है, राइट। नो जर्नल एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, राइट। तो अगर 100 की चीज़ आप 80 में सेल कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, उस प्राइस से कम कर दोगे, राइट। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 100 के जगह पे डायरेक्टली प्राइस में कम कर दिया, 80 आ गया, समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो नरेशन में लिख सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड वर्थ ₹100 एंड ट्रेड डिस्काउंट गिवन ₹20, देयरफॉर प्राइस कितने हो गए, 80 हो गए। ऑन द अदर एंड कैश डिस्काउंट, ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बिकॉज आप चाह रहे हो कि सामने वाला जल्दी पेमेंट कर दे, उसको आप एक लालच दे रहे हो कि भाई तुरंत पेमेंट कर दे, आपको इतना माइनस कर दूंगा, आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा।
देखो बड़े बड़े जो कंपनीज होती है ना, उसमें ट्रांजेक्शन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर कोई किसी को क्रेडिट दे रहा है तो उसका बहुत सारा पैसा फंस जाता है उसके अंदर। वो चाह रहा है कि फटाफट मैं ले लूँ, बिकॉज हमने भी तो किसी से लोन लेके रखा है, उधर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, तुरंत पैसा दे देगा और उससे हम लोन का रीपेमेंट कर देंगे, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट बच जाएगा। ये एक लॉजिक होता है, राइट। गिवन फॉर अर्ली पेमेंट, और पेमेंट चाहे कैश से हो या चाहे बैंक से हो। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है पेमेंट डिस्काउंट है बेसिकली ये। अब कैश हो या बैंक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर सामने वाला इंसान बैंक से भी पेमेंट करता है तो भी आप उसको कैश डिस्काउंट दोगे, राइट। गिवन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, अगर किसी एंट्री के अंदर दोनों डिस्काउंट अवेलेबल है तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको बोलोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, और इस ट्रांजैक्शन वैल्यू से आप कैश डिस्काउंट माइनस करोगे उसी का ऊपर कैलकुलेट करके, राइट। डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, ये वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। अगर आप दे रहे हो किसी को तो ये आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर आपको मिल रहा है किसी से, आपने सामान खरीदा और आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ये आपके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, तो आप इस डिस्काउंट को क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, बोला उसने ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश पास जर्नल। देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 लाख रुपीज़ माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस कितना करना है, 20,000 माइनस हो जाएगा। रिजल्टेड वैल्यू 80,000 का ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इतने पे ट्रांजैक्शन होने वाला है, राइट। तो एंट्री आप क्या पास करोगे, सेल्स की एंट्री पास करनी है अगर, तो आप करो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट रहेगा 80,000, ना कि 1 लाख रुपीज़, 80,000, राइट। इसके बाद इफ द बायर रिटर्न द गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000, देखो लिस्ट प्राइस पहले क्या थी, 1 लाख रुपए थी, और उस पर डिस्काउंट हमने कितना दिया, 10%, उस पर हमने डिस्काउंट कितना दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे भी जब गुड्स रिटर्न आएंगे ना, तो रिटर्न भी कितने में लेना, डिस्काउंट माइनस करने के बाद रिटर्न लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिस्काउंट पे सेल किया है और फुल प्राइस पे आप रिटर्न ले रहे हो। अगर आपने डिस्काउंट पे सेल किया है तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही आप रिटर्न लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन में हमेशा एमआरपी दी होती है, तो रिटर्न करने टाइम भी डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 है माइनस 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। तो रिजल्टेंट वैल्यू आती है 8,000 रुपीज़, इतने का गुड्स रिटर्न आया, ठीक है, इतने का गुड्स रिटर्न आया अपने पास। तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करो टू डेटर कर दीजिए, ठीक। अमाउंट रहेगा 8,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अ ट्रेडर सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज़, ही ऑफर 2% कैश डिस्काउंट। इस बार कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्यों होता है, पहले एक तो पेमेंट जल्दी आ जाए उसके लिए होता है, तो कैश रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली, कैश रिसीव हो गया इमीडिएटली। अब आपको कैश डिस्काउंट देना है और इसकी जर्नल एंट्री पास होती है, ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री पास होती है। और अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आप डिस्काउंट दोगे कि लोगे, भाई सामने वाला आपको पेमेंट कर रहा है तो आप उसको डिस्काउंट दोगे, तो आपके लिए सेल्स के टाइम पे डिस्काउंट क्या होगा, एक्सपेंस होगा, बिकॉज आप किसी को दे रहे हो, ठीक है। तो सामने वाला आपको कैश दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक। कैश कितना मिलेगा, 98,000, डिस्काउंट कितने का दोगे, 2,000 का, और टोटल वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए की सेल्स। बीइंग सोल्ड गुड्स एंड गिवन 2% कैश डिस्काउंट, 1 लाख का गुड्स सेल किया, 2% ये रहा 2,000 रुपये, और 98,000 का कैश रिसीट हो गया हमको, राइट। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर 20,000, ही पेड कैश 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगर आपने किसी को 20,000 का गुड्स सेल किया है और उसने 18K रुपीज़ पेड किया है, और वर्ड लिखा हुआ है ना कि फुल सेटलमेंट, मतलब 20 का अकाउंट उसने 18 दे के सेटल कर दिया, मतलब वो फोर्सफुली क्या किया, 2,000 रुपये का डिस्काउंट लेके चले गया, ठीक है, 2,000 रुपये का डिस्काउंट लेके चले गया। फुल सेटलमेंट मतलब उसका अकाउंट सेटल हो गया 18,000 रुपये दे के, और उसका अकाउंट कितने का था, 20 का था। तो आपका बाकी का पैसा, बैलेंस अमाउंट ऑफ मनी इज द डिस्काउंट गिवन, ठीक है। तो इसकी एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर लो। और अगर सेल्स पहले ही हो गई थी और राहुल हमारा डेटर था और बाद में वो पेमेंट कर रहा है तो आप राहुल अकाउंट को करोगे क्रेडिट और राहुल अकाउंट, ठीक है। 18,000, 2,000 और 20,000। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। फुल सेटलमेंट वाला याद रखना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट शायद पूछ सकता है। समटाइम्स द सेलर गिव्स बोथ डिस्काउंट, एक क्वेश्चन के अंदर बोथ डिस्काउंट आ गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड पहले, कैश डिस्काउंट बाद में, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक। लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 20,000 माइनस 10%, ट्रेड डिस्काउंट करना है 2,000 का, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने की आ गई 18,000 की आ गई। अब याद रखना यहाँ पे इससे रिकॉर्ड होगा ना सेल्स, सेल्स इस वैल्यू से रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू से। अब इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर सीडी कैलकुलेट होगा ना, टीवी के ऊपर सीडी कैलकुलेट होगा, टीवी के ऊपर सीडी कैलकुलेट होगा। कैश डिस्काउंट 18,000 रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। कितना है 2%, 2% ऑफ 18,000। और कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है हमको। 18,000 इंटू 2%, 360 इंटू 2%, 360 रुपीज़ माइनस करोगे तो अमाउंट आएगा 17,640, 17,640 इतना रिसीट हुआ। 17,640 आपको कैश रिसीव होगा, आपको कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है 360 रुपीज़ का, और सेल्स रिकॉर्ड होगी 18,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, कैश अकाउंट को डेबिट करो, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करो, टू सेल्स कर दो। सेल्स हमारी रिकॉर्ड होगी 18,000 की। ये वैल्यू कौन सी है, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट वाली वैल्यू है, याद रखना है इसको, ठीक है। और 17,640 रुपीज़ आया है और 360 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया। इस तरीके से एंट्री पास होती है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर 50,000, ठीक है। 50,000 का गुड सेल किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। हरीश पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक। एक बात बताओ, हम कैश डिस्काउंट किसके लिए देते हैं कि तुरंत वो पैसा दे दे। तो अगर वो 40% अमाउंट पे कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट भी 40% वाली अमाउंट पे देंगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन देखना बहुत अच्छा होता है। 50,000 है, इसका सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 20%, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक। रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगी 40,000। अब इसका 40% आ रहा है और 60% नहीं आ रहा है। 40% पेड है और 60% नॉट पेड है, नॉट पेड, ठीक। 40% पेड है, 40% कितना होगा 40,000 का इंटू 40%, 16,000 हो गया, 16,000, और ये हो गया 24,000 का पेमेंट नहीं आया। मतलब अभी वो क्या बनेगा, हमारा डेटर बनेगा, ठीक। 16 का पेमेंट आ गया। अभी 16,000 का जो पेमेंट आ रहा है ना, इसके ऊपर हमको कैश डिस्काउंट देना है। तो 16,000 का 2%, 320 कैश डिस्काउंट माइनस कर लो, 15,680 पैसा मिलेगा, 15,680 पैसा मिलेगा। अब जर्नल एंट्री पास करते, थोड़ी जगह बनाते जर्नल एंट्री के लिए। चलिए साइड में जाइए, ओके, ठीक है। तो जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी, ये हरीश है ना, हरीश ये हमारा डेटर बनेगा। तो देखो हरीश का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट भी डेबिट, और डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं हम उसको, जो हमारा एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट करो। टू सेल्स, ओके गुड। सेल्स कितने से रिकॉर्ड करनी है, 40,000 से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये हमारी सेल्स है, सेल्स, ठीक है। 40,000 मतलब अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो 40,000 की सेल हो गई, जो कि अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट।
ठीक है। इसके बाद देखो हरीश का जो डेटर बनाना है वो 24,000 का बनाना है डेटर, उसने हमको 15,680 दे दिया पैसा, उसके बदले में हमने भी ईमानदारी से उसको 320 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। ऐसे बनती है एंट्रीज जस्ट फॉर क्विक रिविजन। ठीक है, आई होप आपको ये वाली एंट्री इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये देखो ये वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद हैविंग डन डिस्काउंट एंट्रीज, बात करते हैं बैड डेट्स के लिए। बैड डेट्स के अंदर 2 वर्ड्स है, एक बुरा और एक डेट्स। डेट्स का मतलब क्या होता है, देखो हम किसी को भी गुड सेल करेंगे ना क्रेडिट पे, वो हमारा जिसको हम गुड सेल कर रहे हैं ना, याद रखना सेल, आपने किसी को माल बेचा है, ठीक है, और उधारी में बेचा है, तो सामने वाला क्या बना आपका, डेटर बना। और जब ये डेटर बुरा बन जाता है, बुरा कब बनेगा, जब वो हमको पेमेंट नहीं करेगा, इसको बोलेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब हमने किसी को गुड सेल किया क्रेडिट पे, वो हमारा डेटर बना, अब वो बोल रहा है पैसा नहीं है, हद हो गई। ठीक है, या तो फिर भाग गया है, ही रैन अवे, या तो फिर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। अभी इंसॉल्वेंट क्या होता है, दिवालिया जिसको बोलते हैं, दिवालिया घोषित हो गया, मतलब उसकी लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई कि उसका एसेट उसके सामने काफी कम है, राइट। द ऑर्गेनाइजेशन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर्स। इफ एनी डेटर इज नॉट इन अ सिचुएशन टू पे अवर मनी और ही हैज रैन अवे और बिकेम इंसॉल्वेंट, नाउ वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर द मनी फ्रॉम हिम। हम पैसा तो ले नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं, उस डेटर को डुबत में डाल देते हैं और मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, और बैड डेट्स बना के उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, वी नीड टू राइट हिम ऑफ और हर ऑफ फ्रॉम हर बुक्स एंड कंसिडर हिम एन एक्सपेंस। उसको आप एक्सपेंस मान लो, तो एक्सपेंस मान लेंगे, तो नाम भी रख देते बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू। सपोज किसने पैसा डुबाया, राहुल ने पैसा डुबाया, तो ठीक है, राहुल कमीना पैसा डुबा दे, हाँ सॉरी, ठीक है, ये राहुल है, राइट, राहुल ने पैसा डुबाया, बैड डेट अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस है, और राहुल हमारा एसेट था, बेसिकली अ डेटर जिसको हम कम कर रहे हैं। ठीक, एग्जांपल, राहुल ओड अस ₹20,000, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, तो एंट्री पास होगी बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करके टू राहुल, अमाउंट रहेगा जितना दिया है क्वेश्चन में 20,000, राइट। इसके बाद एक और एग्जांपल, राहुल ओड अस 20,000, ही बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया घोषित हो गया, एंड 40 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एसेट। 40 पैसा इन अ रुपी मतलब 40 पैसा इन अ रुपी मतलब अगर किसी को उससे 1 रुपये लेने हैं तो उसके बदले 40 पैसे ही मिलेंगे, इतना ही बचा है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 40 पैसे मिलेंगे, 100 के बदले 40 पैसे मतलब इज इक्वल टू 40%। तो हमको उससे कितना लेना था, 20,000, तो 20,000 का इंटू 40% कितना होता है सर, ये होगा 8,000 पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, बाकी डूब जाएगा पैसा, राइट। तो राहुल से जो कैश मिल रहा है ना, उसको ले लो, कैश अकाउंट को डेबिट कर लो, कितना मिल रहा है 8,000, और डूब कितना रहा है, वो जाएगा बैड डेट्स में, बुरा वाला डेट, डेबिट 12,000 रुपये डूब रहा है टू राहुल से हमको 20 लेना था, जिसमें से उसने 8 दे दिया और 12 डुबा दिया, बैड डेट करा दिया, राइट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है बैड डेट रिकवर्ड का। वही इंसान जो पहले कभी किसी भी साल में डूबा होगा, वो तो हमारे बुक से बाहर चले गया, अब उसकी नीयत अच्छी हो गई और आके हमको पैसा दे दिया उसने। इफ अ पर्सन वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट सब्सिक्वेंटली ऑन अ लेटर डेट pays back any amount of money is considered as our income। इसको इनकम ले लो, चुपचाप कैश अकाउंट डेबिट कर दो, और सामने राहुल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि राहुल को हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया। हम क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड की इनकम, राइट। तो कैश ऑब्लिक बैंक में दे देगा तो भी चल जाएगा, पैसा दे दे बस, टू बैड डेट रिकवर्ड। एग्जाम्पल, राजा छोड़ो, राहुल ही था, हु वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ हिज बैड पेड 7,000। अगर कोई राहुल देख रहा है तो बुरा मत मानना, ठीक है, उसने पैसा दे दिया, उसका नाम कहीं नहीं आएगा ना, उसका नाम कहीं नहीं आएगा, याद रखना। रेक्टिफिकेशन में इसका क्वेश्चन पूछती है इंस्टीट्यूट। कैश अकाउंट को डेबिट करो टू बैड डेट रिकवर्ड 7,000 रुपीज़, ठीक। इसके बाद बात करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंट्रीज, कि बैंक के साथ हमारी क्या क्या डीलिंग होती है और उनकी एंट्रीज कैसे पास की जाएगी।
ठीक है। बैंक इज इंस्टीट्यूट वेयर वी डिपॉजिट अवर मनी और बोरो मनी फ्रॉम बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन। ये सबको पता होता है कि बैंक में आप पैसा जमा करवाते हो या तो फिर उससे लोन लेते हो। अगर आप पैसा जमा करवाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, बोरोड मनी, बैंक इंटरेस्ट, वही सब चीज़ें। ऑल्सो आप डेबिट कार्ड लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, उसके कुछ चार्जेस लगते हो, उसको प्यार से बोलते हैं हम बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर होने वाला है, राइट। When we deposit money into बैंक, कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा। सिंपल एंट्री, बैंक टू कैश। अब मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बता रहा हूँ, फटाफट रिवाइज कर रहे हैं अपन। ठीक है, when money is withdrawn from बैंक, कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। उल्टी एंट्री, कैश टू बैंक। ठीक है, इसके बाद व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन सेम डे। आज ये कस्टमर से चेक आया, सपोज राहुल से आ गया था चेक, ठीक है, और हमने डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में बढ़ जाएगा और राहुल ने पैसा दे दिया इसलिए उसको कम कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। When check received from a customer is not deposited on same day। क्यों? क्योंकि देखो चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 90 डेज की होती है। मैं कल जाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरे पास आज काम ज़्यादा है मेरे बिजनेस में तो मैं कल चले जाऊंगा। चेक की वैलिडिटी तो 90 डेज की है ना, तो आराम से चलेगा भी मामला। तो ठीक है, चेक की वैलिडिटी की बात हो गई, 90 डेज की है। तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? चेक लिया, ड्रॉअर में डाल दिया, उसको हैंड बोलेंगे, हैंड। हैंड में पड़ा हुआ चेक अभी। ठीक है, तो आएगा अकाउंट चेक इन हैंड, इतना बड़ा अकाउंट, डेबिट टू राहुल। और अभी जो हैंड वाला चेक है ना, ये कभी परसों, नरसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, कभी भी, लेकिन 90 डेज के पहले जब आप बैंक में जाके जमा करवाओगे तब क्या एंट्री पास करोगे? बैंक में पैसा आएगा, डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, राइट। चेक फ्रॉम प्रियंक 10,000 डिपॉजिटेड अर्लियर रिटर्न डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है सर? बाउंस। बाउंस मतलब उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, सामने वाले के अकाउंट में, हमने चेक लिया, बैंक वाले को दिया, बैंक वाले ने फाड़ के फेंक दिया, बोला इसके अकाउंट में पैसा नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने पहले ये मान लिया था ना कि हमारे अकाउंट में पैसा आ चुका है, हमने एंट्री पास कर दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियंक। अब जब हमको पता चला कि पैसा एक्चुअली में नहीं आया था, उसी एंट्री को रिवर्स कर दो, प्रियंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रियंक अकाउंट डेबिट टू बैंक आपके लिए, राइट। मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करना पाप नहीं है, ड्रॉइंग्स है। ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, एक्सपेंस, इंटरेस्ट को डेबिट कर दो, डेबिट। अब कैसे चार्ज करेगी बैंक? आपसे पैसा मांगने थोड़ी ना आएगी, आपका अकाउंट उसके पास है, सीधा सीधा पैसा काट लेगा वो, टू बैंक अकाउंट। इसके बाद इंटरेस्ट अलाउड, हमारी इनकम है, क्रेडिट होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब आप इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है अकाउंटेंसी के अंदर। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, ठीक है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट पेड। बैंक चार्ज अकाउंट को डेबिट करो, टू बैंक अकाउंट कर दो, राइट। इसके बाद बैंकिंग की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। चलिए, बैंकिंग एंट्रीज के बाद अगला कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस ड्यू हो गया है, ठीक है, आपने किसी की सर्विस ले ली, किसी का गोडाउन यूज़ कर लिया, रेंट ड्यू हो गया है, सैलरी ड्यू हो गई है, लेकिन आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी ना कभी तो पेमेंट किया जाएगा, लेकिन बात याद करना मैचिंग कॉन्सेप्ट की, कि जिस पीरियड में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है उसी पीरियड में उसके एक्सपेंस होने चाहिए। बेसिकली अगर सैलरी इस साल की तो इस साल आनी चाहिए। बेटा एक बात जान लो, कभी भी सैलरी 30 तारीख को पेमेंट नहीं होता। जितनी भी सैलरीज होती है ना, वो हमेशा 5 या उसके बाद वाली डेट्स पे पेमेंट होती है। तो अब सपोज मार्च की एंट्री है, 5 या उसके बाद वाले अप्रैल में पेमेंट होगी, तो वो अगले साल पेमेंट हो गया। लेकिन एक्सपेंस किस साल का है? इस साल का है, तो हमको रिकॉर्ड भी अभी करना चाहिए। इसके लिए आउटस्टैंडिंग एंट्रीज की बात की जाती है, ठीक।
अब आपके लिए एक छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक, बीच में मार्च है, राइट। दिस इज 1 अप्रैल 2019, दिस इज 31 मार्च 2020, फिर ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया। अब मान लीजिए ये जो मार्च वाला महीना था ना, इसकी सैलरी ड्यू हो गई थी 20,000 रुपीज़, लेकिन आप पेमेंट कहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे अप्रैल में पेड कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे ईयर 1 में इसका एक्सपेंस दिखाना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो अगर ड्यू हो गई है एंट्री, तो आप एंट्री पास कर लो ना उसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट, बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। अभी जो पहला सैलरी है वो आपका एक्सपेंस है, दूसरा वाला आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपकी लाइबिलिटी है, ये चली जाएगी बैलेंस शीट में, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे ओपनिंग में आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैलेंस शीट में दिखेगी ईयर 2 पे। और जब इसका पेमेंट करोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कर देना। इस तरीके से एंट्री पास होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। जिस साल में आउटस्टैंडिंग है उस साल में सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जिस ईयर में उसका पेमेंट करोगे उस ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। 2 एंट्रीज होती है आउटस्टैंडिंग के अंदर, 2 एंट्रीज होती है आउटस्टैंडिंग के अंदर, 2 एंट्रीज होती है, राइट। इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। अगले साल का खर्चा मैंने अभी पेमेंट कर दिया, पेमेंट अभी हुआ है लेकिन खर्चा कब का है, अगले साल का है, तो हम इसको प्रीपेड बोलेंगे। प्रीपेड हमारा एसेट बनेगा, क्यों? क्योंकि अगले साल हम उसका बेनिफिट लेंगे तो अगले साल उसको कंज्यूम करेंगे, इस साल एसेट बनाएंगे जिसका हमने पेमेंट कर दिया है। अगेन एक टाइमलाइन की बात करते हैं, ये जस्ट आउटस्टैंडिंग का उल्टा है। वहाँ पे ड्यू पहले साल में हो रहा था, मतलब एक्सपेंस पहले साल का था और पेमेंट आप ईयर 2 पे कर रहे थे, और ये क्या है, ये पे अभी कर रहे हो लेकिन एक्सपेंस ईयर 2 का है, राइट। तो ईयर 1 में पेमेंट हो रहा है, ईयर 1 में पेड है और ईयर 2 का एक्सपेंस है, तो जो आपने पे किया उसको बोलो प्रीपेड। मान लो प्रीपेड रेंट, अगले साल का रेंट अभी पे कर दिया टू कैश। अब ये बना एसेट, एक्सपेंस नहीं बना, एसेट बना, और ये एक एसेट है जो कम हो रहा है, राइट। अब ईयर 2 में जब आप जाओगे और इसको कंज्यूम करोगे उस टाइम पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, तब आप कर लेना रेंट अकाउंट डेबिट, ये एक्सपेंस बुक हो जा रहा है जिस साल में होना चाहिए एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, याद है ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल। उसके बाद टू, इस बार कैश का तो पेमेंट नहीं होगा, बैंक से भी पेमेंट नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ये प्रीपेड रेंट को यूज़ कर लेंगे, प्रीपेड रेंट, ठीक। तो आपको देखना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इस साल पेमेंट हो रहा है या तो फिर इस साल ओपनिंग है और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, उसके बेसिस पे एंट्री नंबर 1 या एंट्री नंबर 2 पास करोगे, राइट। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम आता है आपको कहाँ पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, राइट। सिमिलरली अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब जो हमको ड्यू हो गई है, हमने कुछ पैसा कमा लिया है लेकिन एक्चुअल कैश हमको पेमेंट नहीं कर रहा है कोई इंसान, ठीक है, तो अक्रूड इनकम बोलेंगे उसको। तो ये इसी टाइप से अगेन एक टाइमलाइन देखो, ईयर 1 में आपने एक इनकम अर्न कर लिए बट कैश रिसीव नहीं हुआ, कैश कहाँ पे रिसीव होगा, ईयर 2 पे रिसीव होगा। एग्जांपल लेते हैं एक इनकम का, ठीक है, फॉर एग्जांपल कमीशन इनकम। तो अगर कमीशन की इनकम हमने इस साल कमा ली थी लेकिन सामने वाले ने हमको एक्चुअल कैश नहीं दिया, अगले साल देगा, तो आप क्या करो, इनकम इस साल बुक करोगे क्योंकि इनकम इसी साल की है, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट याद है ना, ठीक। तो अक्रूड इनकम या अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कर दो, ये पैसा हम कलेक्ट करेंगे और ये हमारा एसेट है अभी, टू इनकम अकाउंट जो कि है कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। अब जिस साल पेमेंट आएगा उस साल की इनकम तो नहीं है, हम एसेट का रिवर्सल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड कमीशन, ये एंट्री पास होगी नेक्स्ट ईयर में। सिमिलरली एक लास्ट कॉन्सेप्ट है अर्न या तो फिर एडवांस इनकम। एडवांस इनकम को भी अर्न इनकम बोला जाता है, मतलब आपको पैसा पहले मिल गया ईयर 1 में और ईयर 2 में आप उसके बदले सर्विस दोगे उस पर्सन को, तो ये आपकी लाइबिलिटी है ना, कि क्योंकि अभी तक आपने वो इनकम कमाई नहीं है, सिर्फ पैसा आ गया पहले, तो ये लाइबिलिटी है, ठीक।
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन बोल लो, ठीक है। और ईयर 2 पे जब इसकी सर्विस दी जाएगी तब अपन क्या करेंगे, एडवांस कमीशन को डेबिट कर दो, लाइबिलिटी ख़त्म, टू कमीशन। एक्चुअली में इनकम कब की है, अगले साल की है, तो हमने कमीशन जो कि हमारी इनकम है इसको क्रेडिट कब किया, हमने उसी साल में क्रेडिट किया एज पर द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जिस साल की इनकम है वहीं पे रिकॉर्ड करो, पैसे का आना जाना मत देखो। तब पैसा तो ईयर 1 में आया था ना, तो हमने उसको नहीं देखा है इनकम रिकॉर्ड करने के हिसाब से, राइट। लेकिन पैसा आया उसको तो रिकॉर्डिंग करोगे ना, ऐसे कर रहे हैं अपन क्या करें, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट पर्सन। तो ठीक है, एक ने जो कि बिजनेसमैन है उसने बिजनेस को पैसा दिया है जिसको आप लोन मान रहे हो, तो उसके बिहाफ पे वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेगा या इंटरेस्ट भी कलेक्ट करेगा, राइट। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। क्यों, क्योंकि वो किसी को दे रहा है, किसी को दे रहा है, लोन लिया ना, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लोन या लाइबिलिटी, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो इट इज एन एक्सपेंस। लिखो एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो मतलब उसको आप बढ़ा रहे हो। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो ओनर का अकाउंट है ना हमारे पास, तो हम उसी में डाल दे रहे हैं पैसा, उसको कैश में थोड़ी ना पेमेंट करेंगे, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब वो हमसे पैसा लेके जा रहा है बिजनेस से अपने घर खर्चे के लिए, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब ये हमारी इनकम है, राइट, इनकम है, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये लिंक कहाँ से होता है, आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक से लिंक होता है। कैसे, देखो कभी भी आप कोई भी मशीन परचेस करते हो तो सिर्फ परचेस प्राइस मत काउंट करो, आपको टोटल कॉस्ट पे क्या क्या इंक्लूड करना है। आपको सबसे पहले देखो, मान लो मैंने चाइना से मशीन मंगवाई, तो चाइना की फैक्ट्री से वहाँ के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन, फिर वहाँ के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्टेशन, फिर उस पोर्ट से ट्रक में मशीन आएगी मेरी फैक्ट्री तक, वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक इलेक्ट्रिशियन आएगा मेरे बिजनेस में, ठीक है, वो क्या बोलेगा, वायरिंग कर देगा, ठीक है, फिट करेगा पूरी मशीन को, फिर किसी लेबर वाले को बुलाऊंगा, एक प्लेटफॉर्म डेवलप कराऊंगा, किसके लिए, मशीन रखने के लिए। ये सब खर्चा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ मशीन। मशीन खरीद के बटन दबा के चालू होनी चाहिए, यहाँ तक का खर्चा आपको पूरा का पूरा उसकी कॉस्ट में लेना है। मतलब उसके लिए अलग से एक्सपेंस चार्ज नहीं करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये वो नहीं करोगे, हर खर्चा टोटल कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। 10 लाख की मशीन हो सकता है 12-13 लाख की बन जाए इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ के। और ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं। और टोटल कॉस्ट का पार्ट बन रहे हैं मतलब हर ट्रांजैक्शन में आप एक ही एंट्री पास करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिचर ऑन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग कहीं से आएगी तो नहीं कि सूटकेस में भर के ले आए, उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लगता है, सीमेंट, रेती, गिट्टी, ईटा, ये सब चीज़ लगती है, ब्रिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ लगता है। और कौन बनाएगा, आप खुद बनाओगे क्या, नहीं, उसके लिए लेबर हायर किए जाते हैं, लेबर का खर्चा होता है। तो ये लेबर आपके बिजनेस का लेबर है क्या, नहीं, ये बाहर से आया। क्यों आया, क्योंकि बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो लेबर को पेमेंट किया जा रहा है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप एंट्री क्या पास करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। क्यों वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, सारा खर्चा हमको बिल्डिंग अकाउंट में डाल देना है, क्योंकि ये लेबर का पेमेंट हम बिल्डिंग बनाने के लिए कर रहे हैं, ये मटेरियल का पेमेंट हम बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बिल्डिंग बनाने के लिए कर रहे हैं। एक और खर्चा होता है टेम्पररी हट्स, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल वाले में टेम्पररी हट्स बनाया। क्यों, हमने एक टेम्पररी बिल्डिंग बनाई। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चले जाओ, आपको वहाँ पे एक छोटी सी टेम्पररी बिल्डिंग मिलेगी, वहाँ पे कुछ सामान रखा जाता है, ऐसा स्टोर रूम, और वो जो लेबर घर बनाते हैं ना, वो वहाँ पे रहते हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है। तो ये जो टेम्पररी हट है, दैट इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो उसको बनाने का खर्चा, ईटा बीटा लगा होगा ना, तो वो भी खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में काउंट करोगे। हेंस ऑल दिस एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट रिलेटिंग टू बिल्डिंग एंड विल गो ओनली टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट के अंदर चले जाएगा, चाहे कोई भी खर्चा हो। और पूछेगा कैपिटल की रेवेन्यू, तो आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सिंपल। बोलेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टीट्यूट प्यार से पूछते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीन, आप बताओ इसके एंटर क्या पास करोगे। सिंपल सर, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। क्लियर। बिल्डिंग मटेरियल परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मटेरियल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। ठीक। अब इसके बाद स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स के केस में स्पेशल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम गुड्स किसी को दे रहे हैं लेकिन सेल नहीं कर रहे, किसी को दे रहे हैं। ऐसा कई इवेंट होता है बिजनेस में जहाँ पे आपको गुड्स देना पड़ता है, सेल नहीं होता, देना पड़ता है। और देने का मतलब है वो कॉस्ट, 100 का खरीदा 100 में जाएगा, 100 का खरीदोगे, प्रॉफिट नहीं जोड़ पाओगे आप इन ट्रांजैक्शन में। तो हमको क्या करना है, हमको सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है क्या? नहीं। इन सारे ट्रांजैक्शन का एक कॉमन बेस क्या है कि आप परचेस अकाउंट को रिवर्स करोगे। परचेस किया था तो परचेस अकाउंट डेबिट किया था, और किसी को कॉस्ट पे अगर आप गुड्स दे देते हो तो इन ट्रांजैक्शंस पे आपको परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि आप कॉस्ट पे दे रहे हो, आप सेल्स पे नहीं दे रहे हो। सेल्स पे देने का मतलब होता है प्रॉफिट जोड़ देना, और यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं जोड़ रहे हो। इन द बिलो केसेस गुड्स आर टेकन और गिवन अवे at cost price and not the sale price. Therefore, in journal entry, purchase account is credited and not sales because आप cost पे दे रहे हो। ठीक है। क्या क्या ट्रांजैक्शन है? गुड्स विड्रॉन फ्रॉम होम कंजप्शन, आपका बिजनेस जनरल स्टोर है, घर से फोन है आपकी वाइफ का, बोलेंगे 1 किलो राशन लेके आओ, तो गुड्स आपने विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या आप अपनी वाइफ को बोलोगे कि भाई प्रॉफिट दे? कुछ नहीं देगी, वो पैसा भी नहीं देगी। तो ये ड्रॉइंग्स है, राइट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, गुड्स चलेगा घर पे, गिवन टू एम्प्लॉय। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 1 लाख का सामान हमने कॉस्ट पे दे दिया, कॉस्ट थी 75,000 टू एम्प्लॉय को, तो बताओ ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, विच इज 75,000 है एंड नॉट द सेल प्राइस। और एंट्री क्या पास करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ठीक। गिवन है चैरिटी, किसी को दान कर दिया, ठीक है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, फ्री सैंपल में बांट दिया आपने गुड्स को, राइट। फ्री सैंपल एक्चुअली क्या होता है? एडवर्टीजमेंट होता है। कभी भी आप स्टारबक्स के बाहर जाओगे ना, पेंडेमिक के पहले की बात कर रहा हूँ, स्टारबक्स में जाओगे ना तो बाहर एक लेडी खड़ी होती है ट्रे लेके, सर कॉफ़ी ट्राई करिए, फ्री सैंपल। इतने छोटे छोटे कप्स थे, ठीक है। नॉर्मली उनकी कॉफ़ी इतनी बड़ी होती है, बट वो इतने छोटे छोटे सैंपल्स होते हैं, ठीक है। इतना छोटा सैंपल होता है कप, छोटा वाला कप, वो 5 रुपये की चाय वाला कप, वो देती है, वो ट्राई करो, पसंद आएगा तो अंदर आ जाना। स्टारबक्स वाले मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली में क्या है पता है आपको? ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन में आए, और आरटीपी में इसका क्वेश्चन भी है, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। फ्री सैंपल के लिए फ्री सैंपल अकाउंट नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होगा, ये याद रखना। गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इन फायर, अब ये कैसे होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या अगर चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट रहेगा वो डाल देना। अब मान लीजिए ये जो गुड्स थे, ये गुड्स आपके इंश्योर्ड थे, तो ये लॉस बाय फायर का लॉस हम किसको ट्रांसफर करें? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और फ्यूचर में उससे पैसा ले लेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ये हमने अपना खर्चा उसको ट्रांसफर कर दिया, उसे पैसा लेना है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं, और हमारा खर्चा कम हो गया ना। एक्सपेंस जब बढ़ता है तब उसको क्या करते हो? डेबिट। तो अब कम हो रहा है एक्सपेंस, उसको क्रेडिट कर दो प्यार से। विद दैट ऑल द जर्नल एंट्रीज आर कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको भी समझ में आ गए होंगे। और चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, ठीक। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन पूछा है इंस्टीट्यूट ने। ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन ग्रांटेड बाय अ सप्लायर फ्रॉम द लीस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बिजनेस कंसिडरेशन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट के लिए देते हो क्या आप ट्रेड डिस्काउंट को? नो सर, जी नहीं, नो।
क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट होता है ना, वो कैश डिस्काउंट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है सर। इसके लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स, राइट। इसके बाद आरटीपी में एक क्वेश्चन है, रनिंग बिजनेस वॉज परचेज बाय मोहन विद फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी। देखो ये सब कुछ है। अब कैसे करोगे इसको? इट इज़ जस्ट लाइक ओपनिंग एंट्री जो हमने अभी डिस्कस किया है, ओपनिंग एंट्री। और जो डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आएगा ना, वो कहाँ डाल दोगे आप डालोगे उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। अगर अभी भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो आप मुझसे। गुड्स रिटर्न बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स 1000 रुपीज़, फ्री सैंपल, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स 1000 रुपीज़, फ्री सैंपल बांट दिया। अभी हमने डिस्कस किया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट को क्रेडिट करना मत भूलना, गलती से भी सेल्स अकाउंट मत डाल के आना, गंदी तरीके से काटेगा वो एकदम बेरहमी से, राइट। रहीम बिकेम इंस्टॉलमेंट, बैड डेट वाली बात हो रही है। 50 पैसे इन अ रुपी इज रिकवर्ड, मतलब अगर 1 रुपये लेना था तो आधा रुपये मिलेगा वहाँ से। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 600 रुपीज़, तो उससे कितना मिलेगा? 300 रुपीज़ मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट 300, बैड डेट अकाउंट डेबिट 300, और रहीम अकाउंट को क्रेडिट करना है 600 रुपये से, राइट। इसके बाद प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अगेन देखो एमटीपी, ये इस बार का आपका मॉडल टेस्ट पेपर है, उसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। हाई इंडिकेशन कि इस बार पहली बार जर्नल एंट्री आपके एग्जाम में आ सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। एम्प्लॉइज हैड टेकन स्टॉक वर्थ ₹10,000, ठीक है। अब ये सेल प्राइस है ना, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? 7500। अभी हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया। ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरीज इन सब्सिक्वेंट मंथ। एंट्री क्या पास होगी जल्दी बताइए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, और अमाउंट रहेगा 7500, राइट। बिकॉज ये अज्यूम किया जाता है कि हमारा बेचारा एम्प्लॉय है, उसके ऊपर हम कुछ दया खाएंगे, और उसके ऊपर से दीपावली भी थी, तो बिल्कुल हम उसको कॉस्ट में देंगे, उससे कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं करेंगे। तो 7500 रुपीज़ पे उसको हमने दे दिया गुड्स को, तो कॉस्ट पे गया, इसलिए परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, अभी डिस्कस हो गया। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 1400 वॉज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। देखो कैश से हमने किसी का इनकम टैक्स पे कर दिया जो हमारा ओनर है। एक बात हमेशा याद रखना, एक इनकम टैक्स, दूसरा होता है LIC का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस ना, उस ओनर की लाइफ इंश्योरेंस, उनकी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस, और उनके बच्चों का भी लाइफ इंश्योरेंस। ये है ना, ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस कभी भी ये किए जाएंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा लाइफ में, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देना, ठीक है। कभी भी आपको इनकम टैक्स पेड बोले, भले इनकम टैक्स हम इनकम के लिए पे करते हैं, लेकिन उसको पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, तो आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करोगे, इनकम टैक्स अकाउंट को गलती से भी डेबिट मत कर देना, ठीक है। और LIC का प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी प्रीमियम, LIC लाइफ इंश्योरेंस कभी भी लिया ओनर ने तो वो ड्राइंग्स है, राइट। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ लिस्ट प्राइस 2000, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50 रुपीज़ कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट। देखो यार, ये हमने बहुत डिटेल में किया था, ये आप कर लेना। चलिए विद दैट हमारा जर्नल टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम लेजर की थोड़ी सी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर।